हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम NTSC स्टेज 1 सैट की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी इवेपोरेशन प्रोसेस के ऊपर। इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिले थे हमारे प्रीवियस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स को जो कि इवेपोरेशन के रेट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर ही लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया। अब किस चीज़ का सरफेस एरिया? भाई हम इवेपोरेशन किसका पढ़ रहे हैं? लिक्विड का ना, तो सरफेस एरिया भी किसका होगा? लिक्विड का ही होगा। सो यस, लिक्विड का सरफेस एरिया जो एक ऐसा फैक्टर है, लिक्विड का सरफेस एरिया, जो कि इवेपोरेशन के रेट को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। कैसे? चलो देखते हैं। The rate of evaporation increases on increasing the surface area of the liquid। यानी कि लिक्विड के सरफेस एरिया को हमने अगर इंक्रीज कर दिया ना, तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यानी कि अगर हमने लिक्विड का सरफेस एरिया क्या कर दिया है? कम कर दिया है, तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। इवेपोरेशन का जो रेट है उसके इंक्रीज होने का मतलब या डिक्रीज होने का मतलब क्या है? अगर हम बोल रहे हैं कि इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या? कि इवेपोरेशन फास्टर रेट पे हो रहा है। यानी कि जो लिक्विड है ना, वो बहुत ही तेजी के साथ अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी हवा में उड़ता जा रहा है। और अगर हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन का रेट कैसा है? कम हो गया है, इसका मतलब क्या? कि इवेपोरेशन बहुत ही स्लोली हो रहा है। यानी कि जो लिक्विड है वो बहुत ही धीमी रफ्तार से अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ज़्यादा टाइम ले रहा है लिक्विड हवा में उड़ जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फैक्टर लिखा गया है कि लिक्विड के सरफेस एरिया को अगर आपने इंक्रीज़ कर दिया है तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज में हुआ क्या है कि आपके पास 2 कंटेनर हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, कंटेनर ए, कंटेनर बी। और दोनों ही कंटेनर का जो शेप है वो डेफिनेटली आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। ये आपका सिंपल क्या है? एक ग्लास है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपने एक बोल लिया है। बोल थोड़ा सा ऐसा फैला सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 कंटेनर है, एक सिंपल ग्लास है और यहाँ पे आपके पास एक बोल है। दोनों में ही आपने क्या करा है? एक लिक्विड ले लिया है। कौन सा लिक्विड ले? पानी ले लेते हैं। तो दोनों में ही आपने क्या लेके रखा है? पानी लेकर के रखा है। और पानी भी कैसा लिया है? सेम क्वांटिटी में लिया है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 50 ml पानी लिया है तो इस वाले कंटेनर में भी आप कितना पानी लोगे? 50 ml ही लोगे। ठीक है, अब ज़रा मुझे ये बताओ कि दोनों ही कंटेनर्स में से किस वाले कंटेनर का जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होगा? इन दोनों में ही आपने इक्वल क्वांटिटी का पानी भरा हुआ है। तो अब आपने बस इतना बता देना है कि दोनों में से कौन से कंटेनर का जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होगा। मेरे हिसाब से तो ये जो है ना अपना कंटेनर बी, इसका पानी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा। यानी कि यहाँ पे आपको कंटेनर बी में आपको रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा मिलेगा। ऐसा क्यों? याद करो, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में क्या समझाया कि इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। यानी कि लिक्विड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं, और ओवरकम करके इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो सीधे से क्या करते हैं? लिक्विड के सरफेस को ही छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद कहाँ चले जाते हैं? ऊपर जो हवा है ना, हवा में जाकर के मिल जाते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि
लिक्विड जो एवेपोरेशन है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। इसको हम कैसे समझें, चलो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ और उससे आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या है, हमारा लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। और अब इस सरफेस पर मैं क्या करने वाली हूँ, लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करने वाली हूँ, ठीक है। ये लो, तो ये हमारा लिक्विड का सरफेस था और सरफेस के ऊपर हमने क्या करे हैं, लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स को हमने बना दिया है। अब ये जो सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी बैंड बच जाती है। बैंड क्यों बच जाती है, क्योंकि भाई इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के चक्कर में ही इनकी बैंड बचती है। होता क्या है कि भाई लिक्विड, ये तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है हमारा पूरा, ये हमारा पूरा लिक्विड है, आई बात समझ में। और ये क्या है, लिक्विड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं, लेकिन लिक्विड का जो बल्क है वहाँ पे भी तो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं। आपस में तो टकराएंगे ही, एट द सेम टाइम ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं ना, इनके साथ आकर के भी टकराते हैं। तो इस टकराव से, इन कोलिजन्स से होता क्या है कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बात है, टक्कर हो रही है ना, तो टक्कर होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम इन सरफेस पर पड़े हुए मॉलिक्यूल्स की डबल बैंड बचती है। क्यों बचती है, क्योंकि भाई इस सरफेस के ऊपर है क्या, इस पूरे में क्या है, हवा ही तो है ना, इस पूरे में क्या है भाई, हवा है। तो हवा के भी तो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। भाई एयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस के पास क्या होता है, उनके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सरफेस पे पड़े हुए मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और एयर के मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करेंगे। ना सिर्फ वो आपस में कोलाइड करेंगे बल्कि सरफेस पे पड़े हुए इन मॉलिक्यूल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डबल बैंड बचती है। नीचे से भी कोलिजन और ऊपर से एयर के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, जिसके कारण इन नंबर ऑफ कोलिजन्स के कारण काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है इन सरफेस मॉलिक्यूल्स की कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। प्लस सरफेस पे पड़े हुए मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सिर्फ कहाँ लगते हैं, नीचे की तरफ लगती हैं, ठीक है। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कहाँ लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ लगेंगे। ऐसा क्यों, देखो लिक्विड के बल्क में जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे लिक्विड के बल्क में ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाने वाले यहाँ पे आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल क्या करता है, इस आप बोल सकते हो कि बल्क में पड़े हुए मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। सभी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बल्क में पड़े इस मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरे सभी मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, वो भी सभी डायरेक्शन में। लेकिन सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो कोई दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, सबसे टॉप लेयर में तो यही मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके ऊपर जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे वो कहाँ लगेंगे, नीचे जो मॉलिक्यूल्स है ना वही लगा रहे होंगे। इसीलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस सिर्फ कहाँ लगते हैं, नीचे की तरफ लगते हैं, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगते हैं। इसका मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्सेस इन सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कम लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है, इतनी इंक्रीज होती है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को वो ओवरकम कर लेती है एनर्जी, और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ चले गए, अब हवा में उड़ गए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हवा में जा चुके हैं तो इन मॉलिक्यूल्स की जगह को रिप्लेस करने के लिए, रीऑक्यूपाई करने के लिए दोबारा से मॉलिक्यूल्स आएंगे ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक बार उड़ गए तो उड़ गए, उनकी जगह पे अब कोई दूसरा नहीं आया, कौन आएगा, तो बल्क में से ही कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे आकर के बैठ जाएंगे, और अब वो क्या बन जाएंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो है ही, अब वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो इससे क्या होता है, एक के बाद एक नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं, सरफेस पे आते हैं। सरफेस पे आने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो सीधे सरफेस को छोड़ देते हैं और वो हवा में चले जाते हैं। तो नीचे के मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे सरफेस पर, और सरफेस से वो क्या करेंगे, उसको छोड़ करके हवा में चले जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो लिक्विड है, भाई लिक्विड किससे बना है, मॉलिक्यूल से ही तो बना है ना। अब सभी के सभी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, लिक्विड को छोड़ करके हवा में जा रहे हैं, तो लिक्विड अपने आप सूखेगा नहीं क्या, बिल्कुल सूखेगा। उसका जो अमाउंट होगा लिक्विड का वो क्या होगा, कम होता जाएगा। अब आप खुद ही बताओ, इस वाले कंटेनर में
आप देख सकते हो कि लिक्विड का जो सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में तो है, ठीक है, लेकिन लिक्विड का ज्यादा सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। आप समझ रहे हो कि ये वाला जो कंटेनर है इसमें लिक्विड का ज्यादा सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। जितना ज्यादा सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा उतने ही ज्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल्स एयर के कांटेक्ट में होंगे। इस कंटेनर में क्या हो रहा है कि लिक्विड का कम सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। अगर सरफेस कम है इसका मतलब क्या कि मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, कम होंगे। वैसे तो नंबर आप ऐसे पता नहीं कर सकते हो कि सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अभी के लिए हम समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि इस समय इस वाले कंटेनर में जो सरफेस है लिक्विड का, उस सरफेस पे 50 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 50 मॉलिक्यूल्स हैं। और ये पूरा पानी किसका बना हुआ है? सपोज 150 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। समझने के लिए मतलब बता रही हूँ कि पूरा पानी बना हुआ है 150 मॉलिक्यूल्स का। क्वांटिटी हमने सेम ली थी, यानी कि यहाँ पे जो पानी है इस कंटेनर में वो भी कितने मॉलिक्यूल्स का बना होगा? 150 मॉलिक्यूल्स का बना होगा। इस वाले कंटेनर में जो लिक्विड का सरफेस है उस सरफेस पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 50 मॉलिक्यूल्स हैं। और इस वाले कंटेनर में जो पानी है उसके सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो आप बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स हैं। अब होगा क्या कि इवेपोरेशन होगा। तो इस वाले कंटेनर में पानी के 50 मॉलिक्यूल्स एक बार में इवेपोरेट हो जाएंगे। फिर इन 50 मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए नीचे के जो 50 मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे, फिर वो भी इवेपोरेट हो जाएंगे। फिर नीचे के बचे हुए 50 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ऊपर सरफेस पे, वो भी इवेपोरेट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कि पूरे के पूरे 150 मॉलिक्यूल्स बहुत ही जल्दी क्या हो गए हैं? इवेपोरेट हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस कंटेनर की, तो इस कंटेनर में जो पानी है उस पानी के सरफेस पे अभी कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये इवेपोरेट होंगे फिर नीचे के 10 आएंगे, वो भी इवेपोरेट होंगे, फिर नीचे के और 10 आएंगे। तो 10 10 10 10 10 10 करते 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 तब जाकर के 150 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इवेपोरेट होंगे। यहाँ पे तो 3 बार 50-50 मॉलिक्यूल्स आए और वो जल्दी जल्दी क्या हो गए? इवेपोरेट हो गए। यहाँ पे तो जो है ना बहुत बार 10 मॉलिक्यूल्स आएंगे ऊपर और फिर वो इवेपोरेट होंगे। इसका मतलब क्या कि इस कंटेनर में जो पानी है उसको सूखने के लिए, उसको इवेपोरेट होने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्वांटिटी तो हमने सेम ली थी और लिक्विड भी हमने सेम ही लिया था, पानी ही लिया था, लेकिन फिर क्यों यहाँ पे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है और यहाँ पे कम टाइम लग रहा है? क्यों यहाँ पे इवेपोरेशन का रेट फास्ट है और यहाँ पे स्लो है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड का जो सरफेस एरिया है ना, वो ज़्यादा सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर के एयर के कांटेक्ट में है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे? सरफेस पे होंगे, और वो सभी के सभी क्या होंगे? उतनी जल्दी इवेपोरेट होंगे। लेकिन लिक्विड का जब कम सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में होता है, तो अगर सरफेस एरिया कम है इसका मतलब क्या कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के वो भी कम है, तो वो धीरे धीरे करके क्या होंगे? ऊपर जाएंगे, इवेपोरेट होंगे। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो डेफिनेटली इवेपोरेशन के रेट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, कई बार आपने अपने मम्मी को सुना होगा कि अगर आप अपने गीले कपड़े हवा में या धूप में सुखाने के लिए डाल रहे हो तो कपड़ों को ऐसे प्रॉपरली फैला फैला करके डाला करो। ये नहीं कि उनको जो है ना हमने बस धोया था, उसको हमने निचोड़ा था और निचोड़ने के बाद ऐसा का ऐसा डाल दिया, बिल्कुल भी कपड़े को फैलाया नहीं। ऐसा क्यों बोला जाता है? आपको क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि देखो, जो भी आप कपड़ा सुखा रहे हो वो कैसा है? वो गीला है, वो वेट है, यानी कि कपड़े में क्या है? पानी है। आप क्या चाहते हो कि वो पानी सूख जाए। तो सूखेगा कैसे? बेसिकली वो पानी इवेपोरेट होगा। अब पानी आप बोल सकते हो कि इवेपोरेट तभी जल्दी होगा जब कपड़े का लार्ज सरफेस एरिया क्या होगा? एयर के कांटेक्ट में होगा। भाई पानी है कहाँ? अभी तक तो हम पानी को बस कंटेनर में फिल कर रहे थे, अब जो पानी है वो कपड़े के अंदर है, कपड़े ने सोक किया हुआ है उस पानी को। हम ये चाहते हैं कि कपड़े का जो पानी है वो हवा में उड़ जाए, तो इसके लिए हमें कपड़े को फैलाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? इस कपड़े में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप कपड़े को फैलाओगे, उसका सरफेस एरिया फैलाओगे, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एयर में एक्सपोज होंगे, है कि नहीं? अगर आप कपड़े को फैलाओगे, कपड़े के अंदर पानी है, तो फैलाने से क्या होगा?
ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एयर के एक्सपोजर में, मतलब एयर में एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस वाले कपड़े की, जिसको कि आपने बिल्कुल फैला करके नहीं डाला है, तो आप बोल सकते हो कि इस कपड़े में कुछ ही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एयर के कांटेक्ट में आएंगे। क्योंकि आप बोल सकते हो कि जो कपड़ा है वो श्रिंक है ना, अभी वो फैला नहीं है, तो कम, क्योंकि सरफेस एरिया कम है, यहाँ पे आपने कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ा दिया था, यहाँ पे कपड़े का सरफेस एरिया क्या है, कम करके रखा हुआ है, तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स एयर के कांटेक्ट में आएंगे। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कम आ रहे हैं कांटेक्ट में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे 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 करके क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, यानी कि कपड़ा देर में सूखेगा, ये जल्दी सूख जाएगा। आई बात समझ में? चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो, आफ्टर रेन रोड्स आर ड्राइड अप क्विकली देन पॉट होल्स। बारिश के बाद में सड़कों पे जो पानी आता है वो बहुत जल्दी जो है ना सूख जाता है, लेकिन पॉट होल्स पे, यानी कि जो गड्ढे वगैरह जो होते हैं सड़क पे, उनमें जो पानी भरा होता है वो जल्दी नहीं सूखता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ वाटर। ये भी क्यों होता है, पानी के का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने के कारण ही होता है। ऑन रोड्स वाटर इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, because of that large area of water exposed to atmosphere and evaporation of water takes place quickly, resulting in quickly drying of the roads। होता क्या है, जब बारिश हुई तो बारिश का पानी कहाँ आया, रोड पे आया, और रोड पर आने, क्योंकि अब रोड तो इतनी सी नहीं होती, रोड तो बहुत चौड़ी होती है, यानी कि लार्ज सरफेस एरिया ऑफ रोड पर जो पानी है वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो इससे क्या होगा, पानी के ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एयर के कांटेक्ट में आएंगे, और जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एयर के कांटेक्ट में आएंगे उतने जल्दी क्या होंगे, वो इवेपोरेट होंगे। तो सड़क पे जो पानी फैला होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, पॉट होल्स की, तो वाटर सरफेस जो है ना वहाँ पे वो एयर में कम एक्सपोज होता है। जैसे कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये क्या है, आपकी चौड़ी सी, काफ़ी चौड़ी सी रोड है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें आप बोल सकते हो कि पानी फैल गया। तो आप देख सकते हो कि इतनी चौड़ी रोड है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, और इस पूरी चौड़ी रोड पे क्या हुआ है, पानी फैल गया है। तो जो भी पानी फैला है वो आप बोल सकते हो कि उस पानी का वो पानी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से एयर में एक्सपोज हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द रोड्स वाटर इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया बिकॉज ऑफ दैट लार्ज एरिया ऑफ वाटर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। और इसी भाई इस पूरे एरिया में पानी फैला हुआ है, तो अगर एरिया ज़्यादा है यानी कि पानी भी क्या होगा, ज़्यादा फैला होगा, तो ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर के कांटेक्ट में होंगे, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। वहीं अगर मैं क्या करूं, इस रोड पर मैं एक गड्ढा बना दूं, ये लो क्या करा, यहाँ पे मैंने एक गड्ढा बना दिया, और इस गड्ढे के अंदर मैंने क्या करा, पानी भर दिया, ये लो, ये भर दिया क्या, पानी। तो ऑब्वियस सी बात है, इस गड्ढे का जो सरफेस एरिया है वो कैसा है, कम है। तो इस गड्ढे में जो भी पानी भरा होगा उस पानी का कम सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में होगा। कम सरफेस एरिया मतलब क्या, कम वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कम क्वांटिटी में इवेपोरेट होंगे, यानी कि गड्ढों में जो पानी भरा होता है उसको सूखने में समय लग जाता है। While in potholes, less water surface is exposed to air, because of that less water area could come in contact with air। क्योंकि हम बोलते हैं कि सरफेस एरिया क्या है, potholes का छोटा है, जिसके कारण less water area जो है एयर के कांटेक्ट में आता है, and receives less temperature, resulting in delayed evaporation। That's why water dried from road quickly than in potholes। तो रोड पर आप बोल सकते हो कि पानी बहुत जल्दी सूख जाता है बारिश का, लेकिन गड्ढों में जो पानी भरता है वो उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर, जो कि क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए क्या बोला गया है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हमने इवेपोरेशन का जो रेट है, अगर हमने टेम्परेचर जो है किसी भी लिक्विड का वो बढ़ा दिया है, तो उस लिक्विड का जो इवेपोरेशन होगा वो फास्टर रेट पे होगा। आई बात समझ में? ऐसा क्यों? देखो एक बात बताओ,
हम जब मैटर की फिजिकल स्टेट्स के बीच में इंटर कन्वर्जन समझ रहे थे तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सपोज हमारे पास एक बीकर में लिक्विड था, पानी था, उस पानी को जब हम हीट करते थे तो वो हीट कहाँ जाती थी, पानी के ही मॉलिक्यूल्स में जाती थी। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, उस हीट को अब्जॉर्ब करते थे और अब्जॉर्ब करने के बाद उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती थी। फिर हम पानी को मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कब तक बढ़ती थी, जब तक कि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। इस टेम्परेचर पे आ करके अब फर्दर जो हम हीट सप्लाई करते थे वो हीट क्या करती थी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं उनको ओवरकम करने में लग जाती थी। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता था कि पानी बॉयल होने लगता था और जिसके कारण उसकी वेपर्स बनने लगती थी, ये होता था। अब यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि सपोज हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है, हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है, एक हमने वेसल में भर के रखा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो हम बढ़ा रहे हैं। तो जो भी हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है उस टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होगा भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में इस लिक्विड को हीट सप्लाई कर रहे हो। अल्टीमेटली ये हीट कहाँ जाएगी, ये हीट जाएगी लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स में और मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो और बढ़ जाएगी। तो भाई इवेपोरेशन में पूरा खेल किसका होता है, मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी का ही तो होता है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तभी तो वो क्या करते हैं, एयर में मतलब सरफेस को छोड़ करके एयर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो भी लिक्विड है उस लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो और बढ़ जाएगी और जितनी ज़्यादा बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी उतने ही जल्दी वो क्या करेंगे, अपने ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेंगे और जितने जल्दी अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम हुए वो मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़ करके, लिक्विड की सरफेस को छोड़ करके हवा में चले जाएंगे, यानी कि इवेपोरेशन आप बोल सकते हो कि फास्टर रेट पे होगा। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस kinetic energy of the particles of the liquid also increases. Therefore, they can more easily overcome the forces of attraction of neighboring particles on the surface of the liquid and hence can more easily get converted into vapors. कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने बेहतर तरीके से वो क्या करेंगे, अपने ऊपर अट्रैक्टिव, भाई नेबरिंग पार्टिकल्स सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, सरफेस पार्टिकल्स के ऊपर जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं उनको बहुत ही जल्दी ओवरकम कर लिया जाएगा, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी से लिक्विड के सरफेस को छोड़ेंगे और हवा में चले जाएंगे, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास दो वेसल हैं, दोनों में ही आपने क्या करा है, सेम अमाउंट का लिक्विड लिया है, लिक्विड भी सेम है, सपोज पानी लिया है और क्वांटिटी भी आपने क्या करी है, दोनों ही कंटेनर में सेम भर के रखी हुई है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो T1 टेम्परेचर है वो कैसा है, T2 टेम्परेचर से ज़्यादा है, यानी कि T1 क्या है, T1 आप बोल सकते हो कि इस वेसल का टेम्परेचर है और T2 क्या है, इस वाले टेम्परेचर का वेसल है। तो T1 आप देख सकते हो कि क्या है, हाई टेम्परेचर है, T2 क्या है, लो टेम्परेचर है। तो जिस वेसल में टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस वेसल का जो पानी है वो आप देख सकते हो कि ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा। क्यों, देखो ना यहाँ पे कितने सारे मॉलिक्यूल्स, काउंट करें, इसको काउंट करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस वाले वेसल में क्योंकि जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर ज़्यादा था तो 9 सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक साथ हवा में चले गए, उन्होंने सरफेस को छोड़ दिया। क्यों, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई ना टेम्परेचर के कारण, इसीलिए सभी के सभी 9 वाटर मॉलिक्यूल्स ने सरफेस को छोड़ दिया, वो इवेपोरेट हो गए। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस वेसल की जिसका टेम्परेचर इस वाले से कम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इवेपोरेशन कम होगा। क्यों, यहाँ पे 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे हवा में उतने ही जल्दी इवेपोरेशन हो। यहाँ पे 9 जा रहे थे वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर के, यहाँ पे सिर्फ 4 जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है किसी भी लिक्विड का, उसका जो इवेपोरेशन है वो फास्टर रेट पे हो जाता है। आई बात समझ में, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ा देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। चलिए, अच्छा, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप बोल सकते हो कि जब समर सीज़न आता है, गर्मियों का मौसम आता है, तो गर्मियों के मौसम में कपड़ों को सुखाने की
ज़्यादा उसमें आप बोल सकते हो कि ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। वहीं अगर क्या आ गया, ठंड का मौसम आ गया, है ना, तो ठंड के मौसम में कपड़ों को सुखाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ऐसा क्यों? गर्मी का मौसम है, ऑलरेडी कपड़ों के आसपास जो हवा है वो कैसी है, बहुत ही गर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस गर्माहट से क्या होगा, इस हाई टेम्परेचर से क्या होगा, पानी के अंदर कपड़े के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो कपड़े ने पानी सोख किया हुआ है, उस पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। क्या आप ये चीज़ समझ सकते हो कि नहीं? देखो हुआ क्या कि ये आपके पास कपड़ा है, इसमें क्या है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के आसपास जो हवा है वो बहुत ही गर्म है। हवा गर्म क्यों है? क्योंकि समर सीजन है, गर्मियों का ही मौसम है, तो आसपास की जो हवा है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ही गर्म है। तो इस गर्मी से क्या होगा, इस हाई टेम्परेचर से कपड़े के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इतनी इंक्रीज होगी कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होकर के अपने ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेंगे और हवा में उड़ जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, ठंड के मौसम की, तो ठंड के मौसम में जो हवा होती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है। तो कपड़े के ऊपर सपोज क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कपड़े के अंदर, कपड़े में पानी है, तो कपड़े के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आसपास की हवा को देखेंगे कि अरे यार ये जो हवा है इसमें तो कोई दम ही नहीं है। क्यों दम नहीं है? हवा काफ़ी ठंडी है, टेम्परेचर है ही नहीं ज़्यादा, तो जिसके कारण कपड़े के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ज़्यादा नहीं हो पाती है। होती भी है तो वो अपने वजह से होती है, जो सराउंडिंग एयर है उसके टेम्परेचर के कारण कपड़े में जो पानी की पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। तो होगा क्या, इवेपोरेशन तो होगा लेकिन बहुत ही स्लो रेट पे होगा। तो गर्मियों के मौसम में कपड़े सुखाना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग एयर कैसी होती है, गर्म होती है, और गर्म होने के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी के मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। तो इवेपोरेशन फास्टर रेट पे होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड फैक्टर के ऊपर, जो कि क्या है, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी के लिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बाय डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि अगर ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है, तो इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। अभी तक हमने जो भी फैक्टर्स पढ़े थे, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो सरफेस एरिया हो, तो सरफेस एरिया अगर बढ़ता था तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता था। अगर आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ता था तो भी इवेपोरेशन का रेट बढ़ता था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि आखिर ह्यूमिडिटी है क्या। बाय ह्यूमिडिटी वी मीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस सेशन में भी ये चीज़ समझाने की कोशिश करी थी कि हमारी जो आसपास की एयर होती है ना, इसमें क्या होती है, वाटर वेपर्स होती हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वाटर वेपर्स होती हैं। तो एयर में, हमारी सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स का जो प्रेजेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब होता क्या है, बारिश का मौसम हुआ, बारिश के मौसम में हम बोलते हैं कि हमारे आसपास की जो हवा होती है ना, उस हवा में वाटर वेपर्स कुछ ज़्यादा ही आ जाती हैं। ऑलरेडी हमारी सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स होती हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो इस सराउंडिंग एयर में कुछ ज़्यादा ही वाटर वेपर्स आ जाती हैं। तो हवा कैसी हो जाती है, नम हो जाती है, हवा में नमी आ जाती है। आपने कई बार सुना होगा बारिश के मौसम में अगर आप कुछ पानी पूरी वगैरह खाने जा रहे हो, कुछ ऐसे खट्टा खाने जा रहे हो, तो आपकी मम्मा मना करती कि भैया मौसम ठीक नहीं है, हवा में बहुत ही नमी है। ये नमी का मतलब क्या है कि जो सराउंडिंग एयर है उसमें वाटर वेपर्स का जो अमाउंट है, जो कंटेंट है, वो क्या है, काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। अब माना कि हमारी जो सराउंडिंग एयर है वो वाटर वेपर्स को अपने पास रखती है ना, वाटर वेपर्स को अपने पास रखती है, लेकिन रखने की भी तो कोई लिमिट है ना। सपोज आपके पास एक बॉटल है, आपकी वाटर बॉटल है, तो उस वाटर बॉटल में अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 लीटर पानी बनता है, तो 2 लीटर क्या है, उस बॉटल की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है। अब अगर उस 2 लीटर कैपेसिटी वाली वाटर बॉटल में आप 4 लीटर या 3 लीटर पानी डालने की कोशिश करोगे तो क्या पानी आ पाएगा उसमें? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है। तो जो हमारी सराउंडिंग एयर है, इस सराउंडिंग एयर में भी वाटर वेपर्स को स्टोर करने की क्या है, उसके अंदर एक कैपेसिटी है। ऑलरेडी हवा में
वाटर वेपर्स होती हैं, लेकिन बारिश के मौसम में जब वाटर वेपर्स का कंटेंट बढ़ जाता है तो आप बोल देते हो कि जो हमारी सराउंडिंग एयर है ना वो ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, वाटर वेपर्स से सैचुरेट हो चुकी है, क्योंकि जो भी कैपेसिटी है एयर की वाटर वेपर्स को स्टोर करने की, वो ऑलमोस्ट कैपेसिटी क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। तो अब हुआ क्या कि हमने जो है ना एक लिक्विड को छोड़ा इवेपोरेट होने के लिए। आपने एक कंटेनर लिया, एक वेसल लिया और उसमें आपने क्या करा है, एक लिक्विड भर दिया है, ठीक है। और इस बार जो हमने वेसल लिया है, अब क्योंकि हमने फर्स्ट वाला फैक्टर समझ लिया है ना कि भाई अगर लिक्विड का सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा। तो इस बार जो हमने वेसल लिया है वो कैसा है, अच्छा बढ़िया चौड़ा है, तो उसमें जो भी लिक्विड हम डालेंगे तो उस लिक्विड का ज़्यादा सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में होगा। तो हुआ क्या, बारिश का मौसम है और उसमें हमने क्या करा है, ऐसे कंटेनर में वेसल में पानी भर के छोड़ दिया है कि अब ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा। अब इस पानी को इवेपोरेट होने में ना बहुत समय लगने वाला है। वही अगर गर्मियों का मौसम होता, समर सीजन होता, तो एक दिन या एक दिन छोड़ो, हाँ एक दिन मान लो, एक दिन में ये पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता, इवेपोरेट हो जाता। लेकिन अब कौन सा मौसम है, बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में हुआ क्या, देखो इसको मैं समझाती हूँ कि आप बोल सकते हो कि इस पानी के ऊपर ये क्या है, हवा है। पानी के ऊपर क्या है भाई, हवा है। और इस इस हवा में आप बोल सकते हो कि ऑलरेडी क्या है, पानी के बहुत सारी वेपर्स हैं। क्या आपको चीज़ समझ में आई कि आपके पास जो भी कंटेनर है इसमें आपने पानी भर के रखा हुआ था कि भाई ये पानी इवेपोरेट होगा, लेकिन हुआ क्या, बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में होता क्या है कि इस पानी के ऊपर जो हवा है उस हवा में ऑलरेडी क्या है, बहुत सारी वाटर वेपर्स हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है, तो सिमिलरली इस एयर की भी एक कैपेसिटी होगी वाटर वेपर्स को स्टोर करने की। ऑलरेडी बारिश के कारण इस एयर में वाटर वेपर्स कुछ ज़्यादा ही हैं, ऊपर से हमने क्या करा है, इस पानी को इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया है। तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं कि इवेपोरेशन होगा ही नहीं, कि एयर बोलेगी कि नहीं हम लिक्विड के एक भी मॉलिक्यूल को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इवेपोरेशन होगा, लेकिन आप बोल सकते हो कि थोड़े बहुत ही इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कहाँ आ पाएंगे, सराउंडिंग एयर में आ पाएंगे। आई बात समझ में, थोड़े बहुत ही इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर के कहाँ जा पाएंगे, अपनी सराउंडिंग एयर में जा पाएंगे। ऐसा क्यों, क्या इस लिक्विड ने मना कर दिया था कि नहीं मैं अपने मॉलिक्यूल्स को नहीं भेजूंगी? नहीं, उसने मना नहीं किया था, लेकिन मॉलिक्यूल्स को जिस एयर में जाना था ना, उस एयर ने मना कर दिया था कि भैया हमारे पास ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम है भाई, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर में वाटर वेपर्स ऑलरेडी ज़्यादा है, तो मेरी भी तो वाटर वेपर्स को स्टोर करने की एक कैपेसिटी है कि नहीं है। मेरी कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी, और ऊपर से क्या हुआ कि मैंने तुम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा हमने क्या करा है, एक्सेप्ट भी कर लिया है, जिसके कारण एयर की जो वाटर वेपर्स को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है। पहले से ही कैपेसिटी फुल होने वाली थी, और इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ले लेने के बाद में वो कैपेसिटी पूरी की पूरी फुल हो गई है। अब एयर में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि वो क्या करे, इस लिक्विड के फर्दर और मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करे। तो ऐसे में क्या होगा कि इवेपोरेशन काफ़ी स्लो हो जाएगा। जो पानी गर्मियों में एक दिन के अंदर सूख रहा था, अब वो पानी बारिश के मौसम में शायद 10 दिन तक जो है ना नहीं सूखेगा। इसीलिए बोलते हैं कि बारिश के मौसम में, क्योंकि घर के आसपास बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जमे हुए पानी को, इकट्ठा हुए पानी को, स्टोर्ड पानी को जो है ना आप बोल सकते हो कि अपने घर के आसपास नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे रुके हुए पानी में मच्छर मक्खी के जो लार्वे होते हैं, बेसिकली जो मच्छर मक्खी होते हैं वो अपने अंडे दे देते हैं और अंडों से लार्वे निकल आते हैं, जिसके कारण मक्खी और मच्छरों का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ जाती है। फिर डेंगू, मलेरिया ऐसे जो है ना बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई बारिश के मौसम में जो भी आपके घर के आसपास पानी जमा हुआ है ना, उसको इवेपोरेट होने में बहुत समय लगेगा। तो अच्छी बात यह है कि आप उस पानी को जमने ही मत दो, है ना, क्योंकि अगर पानी जम गया तो फिर उसमें मच्छर मक्खी आकर के अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देंगे। तो सीधी सी बात है, जब हवा में, एयर में
ऑलरेडी वाटर वेपर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं स्पेशली इन रेनी सीजन, तो उस समय लिक्विड का जो इवेपोरेशन है वो स्लो रेट पे होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एयर क्या है, वाटर वेपर्स को स्टोर करे हुए है, प्लस वो बहुत ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को फर्दर एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, इनफैक्ट हो ही जाती है। जो एयर है, सराउंडिंग एयर जो है, बारिश के मौसम में वाटर वेपर से सैचुरेट हो जाती है, जिसके कारण फर्दर इवेपोरेशन नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स का कंटेंट कैसा है, काफ़ी कम है, सराउंडिंग एयर में अगर हम बोलें कि वाटर वेपर्स का जो कंटेंट है वो कैसा है, काफ़ी कम है, तो क्या होगा, लिक्विड के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ आ सकते हैं, एयर में जा सकते हैं। तो एयर क्या बोलेगी कि हाँ आने दो, मेरे अंदर वाटर वेपर्स का जो कंटेंट है वो काफ़ी कम है, तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ऊपर आने दो, इस लिक्विड की वेपर्स को ऊपर आ जाने दो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन फास्टर रेट पे होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि इन केस ऑफ हाई ह्यूमिडिटी that is the amount of water vapor in the air is already high, it can hold only a little more amount of water vapors to reach that optimal level, therefore the rate of evaporation decreases। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर्स का जो अमाउंट है वो कैसा होता है, हाई ही होता है, ऑलरेडी हाई होता है, तो अब वो केवल थोड़े ही अमाउंट के वाटर वेपर्स को और एक्सेप्ट कर सकती है टू रीच द ऑप्टिमल लेवल, इसीलिए इवेपोरेशन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एयर अराउंड अस कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे जो हमारी सराउंडिंग एयर है वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। ये नहीं कि बस आन दो, ऐसा नहीं होता। This is the cause that our clothes get dried up quickly in the summer and winter than in the rainy season। तो बारिश और ठंड और गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, रेनी सीजन में टाइम लगता है। Because in rainy season there is more water vapors present in the air, which decrease the water holding capacity of the atmosphere, resulting in the decrease in the rate of evaporation and our clothes do not dry up quickly in the rainy season। तो हम बोलते हैं कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि ऑलरेडी वाटर वेपर्स जो हैं एयर में ज़्यादा होती हैं, तो कपड़ों में जो पानी भरा हुआ है वो पानी आप बोल सकते हो कि इतने आसानी से सूखता नहीं है, क्योंकि पानी तो तभी सूखेगा ना जब पानी की वेपर्स कहाँ जाएंगी, एयर में जाएंगी। अब एयर ही मना कर रही कि नहीं ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा पानी है, बहुत सारी वाटर वेपर्स हैं, मैं और वाटर वेपर्स फर्दर अपने अंदर नहीं ले सकती हूँ, तो कपड़े बहुत ही धीरे धीरे सूखते हैं। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं एक लास्ट फैक्टर के ऊपर, वो है विंड स्पीड। हवा के चलने की जो गति है वो क्या इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करती है। So evaporation increases with the increase in the wind speed and decreases with the decrease in wind speed। अगर विंड स्पीड बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है, अगर विंड स्पीड कम होती है तो इवेपोरेशन भी कम हो जाता है। ऐसा क्यों? देखो हुआ क्या, फिर से हम क्या करते हैं, एक वो लेते हैं वेसल। ठीक है, ये लिया क्या हमने, वेसल, और इसमें हमने क्या डाल दी है, इसमें हमने डाल दिया है एक लिक्विड। कौन सा लिक्विड? सपोज हमने पानी डाला है, और ये क्या है, इस लिक्विड के ऊपर की एयर है। ये क्या है, लिक्विड के ऊपर की एयर है, और एयर में आप सभी जानते हो कि क्या होगा भाई, आपने वेसल में लिक्विड को भर के रखा था, पानी को भर के रखा था, ये पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और वाकई में ये पानी इवेपोरेट हुआ भी, यानी कि इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स के फॉर्म में कहाँ आ चुके हैं, सराउंडिंग एयर में आ चुके हैं। तो देखो आपको यहाँ पे इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे। अब हुआ क्या, ये जो हवा है ये बहुत ही तेज़ी के साथ चल रही थी, यानी कि ये जो हवा है ना अभी रुकी नहीं हुई थी, ये हवा चल रही थी और बहुत ही तेज़ी के साथ चल रही थी। तो हुआ क्या कि जैसे ही इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स के फॉर्म में हवा में आए, ये हवा आगे खिसक गई। ये हवा कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब माना कि हवा यहाँ से निकल करके यहाँ आई, ये खिसक गई है, लेकिन इसकी जगह दूसरी हवा भी तो आएगी ना। ऐसा थोड़ी कि एक बार जो ना हवा चली गई तो फिर उसकी जगह पे कोई दूसरी हवा नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये वाली हवा जिसमें इस लिक्विड के वेपर्स थे, वो हवा अब कहाँ, आगे की तरफ खिसक गई है। क्यों? हवा चल रही थी ना। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस लिक्विड के ऊपर जो हवा आएगी उसमें वाटर वेपर्स का कंटेंट बहुत ही कम होगा। भाई इनिशियली इस वाटर के ऊपर जो एयर थी, उस एयर ने इस पानी की वेपर्स को ले लिया था,
लेकिन लेकर के वो आगे बढ़ गई। अब उस एयर की जगह पे जो दूसरी एयर आई है उसमें वाटर वेपर्स का कंटेंट क्या है, फिर से कम है। तो वो एयर बोलेगी कि अरे यार, जो नीचे पानी पड़ा हुआ है, इस पानी की हम बहुत सारी वेपर्स को ले सकते हैं, और एग्जैक्टली यही होगा। तो इस पानी की बहुत सारी वेपर्स क्या होंगी, फिर से इस एयर में आ जाएंगी। अब क्या होगा, ये हवा उन वाटर वेपर्स को लेकर के फिर आगे निकल गई। आगे तो निकल गई, लेकिन हुआ क्या कि इस वाली एयर की जगह फिर दूसरी एयर आ गई, और इस दूसरी एयर में क्या था, वाटर वेपर्स का कंटेंट और कम था। तो वो बोलेगी कि अरे यार, जो नीचे पानी पड़ा हुआ है वेसल में, इस पानी की वेपर्स को मैं ले लेती हूँ, और एग्जैक्टली यही होगा, इस पानी की वेपर्स जो है इस वाली हवा में आ जाएंगी, और ये हवा भी आगे खिसक जाएगी। तो नई नई हवा आती जाएगी, और उसमें इस पानी की जो वेपर्स हैं वो जमती जाएंगे, और जिसके कारण पानी बहुत जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो जितने ज़्यादा विंड की स्पीड होती है, इवेपोरेशन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होता है। Evaporation increases with the increase in wind speed and decreases with the decrease in wind speed. Speedy wind propel away some of the particles of water with it, which speeds up the rate of evaporation. जो तेज हवा चलती है वो अपने साथ पानी के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर्स के फॉर्म में, उनको वो ले जाती है, जिसके कारण इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। That's why speedy wind speeds up the rate of evaporation. We see that wet cloth is dried up quickly in a windy day since the wind speeds up the rate of evaporation. जब तेज़ हवा चलती है ना तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। देखो, इस पूरे सेशन में ना कपड़ों को हमें कब कैसे सुखाना है वो पूरा हम सीख चुके हैं। तो आज के बाद मामा को बार बार आपको टोकने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सुनो ऐसे डालो कपड़े, ऐसे डालो, यहाँ डालो, वहाँ डालो। आपको अब पता होना चाहिए कि प्रॉपरली कपड़े कैसे सूखते हैं हर एक सीज़न में, ठीक है। तो जब तेज़ हवा चलती है तो कपड़े काफ़ी जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंडी एयर होती है वो अपने अंदर पानी के बहुत सारे वेपर्स को जमा करके उड़ा करके लेके चली जाती है। तो इवेपोरेशन जो है ना जल्दी जल्दी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या करा है, सभी फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ सभी को ये फैक्टर्स समझ में आए होंगे, और ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन के रेट को वो भी आपको समझ में आया होगा। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, लेकिन तब तक आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, वहाँ पे टाइप करोगे magnetbrains.com। जैसे सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप उस वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अब इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिखाई देगा किसका, NTSC का। तो NTSC पे जा करके या जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते साथ ही NTSC में हमारे जो सभी सब्जेक्ट्स शुरू हो चुके हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब आपको क्या देखना है, केमिस्ट्री देखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे टैप करोगे या क्लिक करोगे। तो अभी तक हमने केमिस्ट्री में जितने भी लेक्चर्स कर लिए हैं वो सभी के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वो भी एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड। फॉर एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो क्या था, सिलेबस ओवरव्यू का था। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सिलेबस ओवरव्यू का जो लेक्चर है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप बाकी के सारे लेक्चर्स भी क्या कर सकते हो, कंटिन्यूशन में देख सकते हो, एड फ्री। कोई भी जो है ना आपको यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं होगी कि बार बार ऐड आ रहे हैं, या आपकी जो अक्सर कंप्लेंट होती है यूट्यूब पे कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो सीधी सी बात है, जब हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो ना तो यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। और फिर इसके बाद में एक और चीज़ है आपके लिए, ये हमारा टाइम टेबल है NTSC का। तो आप इसको हमेशा अपने दिमाग में जो है ना प्रॉपरली बिठा लीजिए कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपकी क्लासेस लगती हैं। सुबह 10 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं, 10 बजे साइंस, 1 बजे मैथ्स, 4 बजे मैथ, 7 बजे सोशल साइंस। तो ये टाइम टेबल आपको एकदम याद रहना चाहिए। तो भाई इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।